आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 12 के इतिहास विषय के 2023 वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। व्याख्यात्मक अध्ययन करने से हमें यह लाभ है कि हमें जो इतिहास के तीनों खंड है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या फिर आधुनिक भारत का इतिहास, तीनों खंडों का जो पाठ्यक्रम है वह भी पूरा हो जाएगा। और साथ ही हमारा पूर्व के वर्ष के जो प्रश्न पत्र है उनका भी हमारा अध्ययन हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो 2026 वार्षिक की परीक्षा है उसमें हमारा एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसके लिए हमें व्याख्यात्मक अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ये एनुअल एग्जाम 2023 की जो परीक्षा हुई है इतिहास की, उसका चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसमें सेक्शन ए का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो हमारे पास चार विकल्प है। ए में है कार्ल मार्क्स, बी में है लॉरेंस, सी में है सावरकर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि 1857 के विद्रोह को कई विद्वानों ने, कई इतिहासकारों ने अलग अलग नाम दिया है। तो उनमें से राष्ट्रीय विद्रोह ये वीर दामोदर सावरकर ने कहा है। अब हम इस 1857 के विद्रोह का जो नामकरण विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो किया गया है उसमें हम बारी बारी से देखेंगे कि कौन से इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह का क्या नाम दिया है। तो राष्ट्रीय विद्रोह आपको सावरकर ने कहा और साथ ही एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था बेंजामिन डिज़रायली। उनका नाम था बेंजामिन डिज़रायली। तो बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा लिया और साथ ही वीर दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में उन्होंने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। साथ ही एक दूसरे विद्वान है, ब्रिटिश विद्वान है, इतिहासकार है, जिनका नाम है सर जॉन लॉरेंस। तो सर जॉन लॉरेंस जो है उन्होंने क्या कहा? सर जॉन लॉरेंस के साथ ही एक दूसरे विद्वान है जिसका नाम है अर्ल एस्टेनली। अर्ल एस्टेनली, याद रखिएगा। इन दोनों ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहकर इसे सिपाही विद्रोह कहा। इसे सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी क्योंकि मंगल पांडे जो ब्रिटिश सेना के सिपाही थे उन्होंने सबसे पहले बंदूक उठाया था अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेजों ने जो एक कारतूस बनाया था, उस कारतूस को मुंह से खोला जाता था, उसके कैप को
और जहाँ पर वो कैंप लगा होता था वहाँ पर गाय और सूअर की चर्बी मिली होती थी। तो इससे जो ब्रिटिश मुसलमान सैनिक थे और जो ब्रिटिश हिंदू सैनिक थे, उन लोगों ने सोचा कि अंग्रेज हम दोनों का धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, गाय और सूअर की चर्बी कारतूस में मिलाकर। तो इसलिए इस सेंस में सर जॉन लॉरेंस और अर्ल स्टैनली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय नहीं बनाकर इसे सीमित करने का प्रयास किया है। जबकि यह विद्रोह पूरे भारत में फैला था, जैसा कि आपको पता है लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया, बाबू कुंवर सिंह बिहार में नेतृत्व कर रहे थे, बेगम हजरत महल लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी, नाना साहब कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह से यह जो विद्रोह था वह सार्वभौमिक था। लगभग भारत के अधिकांश हिस्सों में 1857 का विद्रोह हो रहा था, इसलिए सिर्फ सिपाही विद्रोह करना, इस विद्रोह को सीमित करना। उसके बाद एक और इतिहासकार है जिनका नाम है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार, इन्होंने इसे ना राष्ट्रीय ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय और न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और न ही इसे किसी युद्ध की संज्ञा दी। तो इस तरह से आरसी मजूमदार साहब की भी बात आपने सुना। और सुरेंद्र नाथ सेन एक इतिहासकार है, सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन, उन्होंने कहा कि यह धर्म की लड़ाई से प्रारंभ हुई, धर्म की लड़ाई से स्वतंत्रता की लड़ाई में परिणत। ये सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा कि न यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न यह राष्ट्रीय विद्रोह था, यह धर्म की लड़ाई थी। क्योंकि मंगल पांडे हिंदू थे और उन्होंने देखा कि जब हम कारतूस को मुंह से खोलेंगे उसके ढक्कन को, तो फिर गाय की चर्बी हमारे मुंह में जाएगी और इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किया और अंग्रेज से पूरे भारत के जो किसान थे, मजदूर थे, जो रियासत के नवाब थे, सहायक संधि से वे लोग भी परेशान हो चुके थे। जो डलहौजी की हड़प नीति थी, राज हड़पने की नीति थी, उससे रियासतों के नवाब भी परेशान थे। तो सभी लोगों ने मिल करके और इस विद्रोह को आगे बढ़ाया और सब लोगों ने अपने अपने रियासत में इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो इस सेंस में सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा कि धर्म की लड़ाई से ये शुरू हुई और स्वतंत्रता की लड़ाई में यह परिणत हो गई। और एक और है, कार्ल मार्क्स ने कहा कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है एक बड़ा विरोध है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा विरोध। ये बात कौन कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने। अब सवाल होता है कि आपसे पहला प्रश्न पूछा कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। तो इस प्रश्न का
पूरा कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया। हो सकता है कि पिछले बार आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने, किस इतिहासकार ने इसे सिपाही विद्रोह कहा है, तो फिर वहाँ जॉन लॉरेंस और अर्ल स्टेनली का नाम है। फिर अगर पूछ दे कि किस इतिहासकार ने कहा कि न यह राष्ट्रीय था और न यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न यह युद्ध था, तो फिर वहाँ हम आरसी मजूमदार का नाम याद रखेंगे। उसी तरह से अगर पूछ दे कि किस इतिहासकार ने कहा कि 1857 का विद्रोह धर्म की लड़ाई से स्वतंत्रता की लड़ाई में परिणत हो गई थी, तो ये सुरेंद्रनाथ सेन का नाम आ जाएगा। और किस विद्वान ने कहा कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा विद्रोह था, तो कार्ल मार्क्स साहब का नाम आ जाएगा। तो इस तरह से इस इतिहासकार ने, इस विद्वान ने 1857 के विद्रोह को क्या नाम दिया है, उसका पूरा कंसेप्ट हमने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ को लिखा है। अब अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो ये जो प्रश्न इस तरह, ये जो प्रश्न है इसमें से कुछ भी बदल के अगर पूछता है तो आप उसका जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरह से अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है। दूसरा प्रश्न है कि बीबी घर का कत्लेआम कहाँ पर हुआ। तो ये जो बीबी घर है, इसको एक अंग्रेज अफसर ने इसको बनवाया था। उसकी कोई हिंदुस्तानी प्रेयसी थी, उसकी कोई प्रेमिका थी, और उसी के याद में ये अंग्रेज अफसर ने इसको बनवाया था। और ये कानपुर के फूलबाग में इसे बनवाया था। कानपुर के ये बीबी घर का कत्लेआम कहाँ पर हुआ था, तो आप समझ लीजिए कि ये कानपुर में हुआ। इसका तो साबरकर क्लियर भी है। और कानपुर के फूलबाग, कानपुर में एक जगह है जिसका नाम है फूलबाग। यहीं पर एक बीबी घर बनवाया था, एक घर बनवाया था एक अंग्रेज अफसर, और उसका नाम बीबी घर दिया है। तो बीबी घर इसका नाम दिया था, ये थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं इसको। कानपुर के फूलबाग, और ये जो घर बनाया था, इस घर का नाम था बीबी घर। तो एक अंग्रेज ऑफिसर था, उन्होंने अपनी एक हिंदुस्तानी प्रेयसी, कोई उनकी प्रेमिका रही होगी, जिनके याद में उन्होंने बीबी घर नाम से एक घर बनाया, मकान का भवन बनवाया था, और उसी का नाम रखा था बीबी घर। तो ये कानपुर में हुआ था। ये कत्लेआम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक घटना जो है घटी क्या कि यहाँ पर आपको 3 अफसर, उसके बाद 74 महिलाएं, 73 महिलाएं और 124 बच्चे, याद रखना है कंसेप्ट को। 3 अफसर, 3 ये ब्रिटिश अफसर थे, उसके बाद 74 ब्रिटिश महिलाएं थी, और 124 ब्रिटिश बच्चे थे। तो इनको क्या किया गया कि नाना साहब यहाँ के नवाब थे, और नाना 1857 के विद्रोह के समय का यह घटना है। तो ये कानपुर के फूलबाग
पार्क में जो बीबी घर है वहीं पर नाना साहब के सिपाहियों ने क्या किया कि 3 अंग्रेज अफसर को 74 जो ब्रिटिश महिलाएं थी, अंग्रेजों की जो महिलाएं थी, और 124 जो अंग्रेजों के बच्चे थे, उन सबको क्या किया कि इस बीबी घर में बंद कर दिया। और बीबी घर में बंद करके वहां की बेगम थी, बेगम हुसैनी खान, उनका नाम था बेगम हुसैनी खान। इन्होंने क्या किया, क्योंकि नाना साहब पलायन कर गए थे 16 जुलाई 1857 को ही पलायन कर गए थे, कानपुर से चले गए थे। तो बेगम हुसैनी खान जो थी, उन्होंने क्या किया कि कई जल्लादों को बुलाया, और जल्लादों को बुला करके, और ये जो ब्रिटिश अफसर थे, जो ब्रिटिश महिलाएं थी और जो बच्चे थे, उन सबको कत्ल करने का आदेश दिया। तो जल्लाद ने क्या किया, उन सब का कत्ल करके और इसी बीबी घर के ही अहाते में कुआं बना हुआ था, इसी कुआं में इसको दफन कर दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बीबी घर कत्लेआम जो है ये कानपुर में हुआ था। और बीबी घर कत्लेआम क्या है, किस प्रकार की घटना है, किससे जुड़ा हुआ है, इस पर भी हमने चर्चा कर ली है। तो फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा जो प्रश्न है कि श्वेत नहर व्यापार हेतु कब खोला गया? श्वेत नहर व्यापार हेतु कब खोली गई? श्वेत नहर व्यापार हेतु 1869 ईस्वी में खोला गया था, और 1869 ईस्वी के 17 नवंबर को यह खोला गया। तो ये श्वेत नहर क्या है? तो श्वेत नहर जो है ये एक ऐसा नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। इसकी जो खुदाई है, इसको फ्रांसीसी यानी फ्रांसीसी और ब्रिटिश यानी अंग्रेज और जो फ्रांस की सरकार है, वे एक श्वेत नहर कंपनी, स्वेज कैनल कंपनी बनाते हैं, और वही कंपनी जो है इस श्वेत नहर का निर्माण करती है। तो सवाल उठता है कि श्वेत नहर को क्यों भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच इसको बनवाया गया फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के द्वारा? तो जैसा कि जानते हैं कि जब तुर्कों का अधिकार कुस्तुनतुनिया पर हो गया, तो जो ब्रिटिश व्यापारी थे, जो स्थल मार्ग से भारत आते थे, उनके लिए अरब का रास्ता, अरब का जो स्थल मार्ग वो बंद हो गया। और तब जो कुस्तुनतुनिया में यूरोप के जो भी विद्वान, व्यापारी, लेखक, साहित्यकार, कवि, जो भी वहाँ अपना आर्थिक रूप से किसी न किसी व्यापार से संबद्ध थे, आर्थिक लाभ उठा रहे थे, वे लोग बेरोजगार हो गए जब अरबों ने अधिकार कर लिया कुस्तुनतुनिया पर। तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद जब उनका अरब से होकर भारत आने का स्थल मार्ग बंद हो गया, तब वे समुद्री मार्ग की खोज करने लगे और भारत आने के लिए। और उसी क्रम में आपको पता है कि यूरोप का ही एक देश है पुर्तगाल, जहाँ से वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुंचा था। और भारत में जो वहाँ के राजा थे, कालीकट के पास तो केरल के आसपास है मालाबार तट है, जो हमारा पश्चिमी समुद्री किनारा है, गोवा से गुजरात या मुंबई तक जो आती है उसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। तो वहीं उसी तट से जो ब्रिटिश व्यापारी है वह मसाला का व्यापार करते थे। तो वहाँ का जो राजा था वो कालीकट बंदरगाह पर जब पता चला कि पुर्तगाल का कोई यात्री आया है वास्को डी गामा, तो उसका बहुत ही भव्य स्वागत किया।
तो इस तरह से जो समुद्री मार्ग खोला और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर लगा करके में आना पड़ता था। तो इसलिए लंबी दूरी तय करना पड़ता था और ब्रिटिश जो व्यापारी थे उनको बहुत अधिक खर्च होता था और लंबा समय भी लगता था, उनका यात्रा उबाऊ हो गया था। इसलिए वे चाहते थे कि हम ऐसा कोई रास्ता बना लें जिस रास्ते से हम आसानी से भारत पहुंच जाए। तो इसी उद्देश्य से फ्रांस की भी कंपनी थी भारत में और ब्रिटिश कंपनी भी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोनों कंपनी ने क्या किया, भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच एक नहर बनवाई जिससे उनका जो दूरी है 7000 किलोमीटर कम गया और उनको भारत आने में यूरोप से 7000 किलोमीटर कम दूरी तय करना पड़ता था। और इसी सिलसिले में जो है 1869 ईस्वी में 17 नवंबर को ये खोल दिया गया स्वेज नहर को व्यापार के लिए। तो ये कन्फर्म हो गया कि स्वेज नहर व्यापार कब खोली गई थी, तो 17 नवंबर 1869 ईस्वी को। तो इस तरह से हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। चौथा प्रश्न, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? चार विकल्प है हमारे पास, बंबई है, कलकत्ता है, शिमला है, बेंगलोर है। आप लोग सोचिए कि सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात द्वीपों का नगर जो है वो बंबई को कहा जाता है। तो बंबई जो है वो 7 आइलैंड से मिलकर के और बना हुआ है। तो ये जो 7 आइलैंड है उसमें कौन कौन से आइलैंड है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक तो हमारा हो गया बंबई, एक जो मूल रूप से आइलैंड है उसका बंबई ही नाम है। एक है जिसका नाम है माही, एक का नाम जो है एक हमारा बंबई, उसके बाद माही है, उसके बाद मडगांव है, उसके बाद वर्ली है, उसके बाद परेल है, उसके बाद कोलाबा, ये फिर इसको काट देते हैं, यहाँ लिख देते हैं कोलाबा, फिर मिटाने के चक्कर में पूरा कोलाबा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कोलाबा है और कोलाबा के साथ है एक और आइलैंड है जिसको हम लोग ओल्ड वुमेन आइलैंड कहते हैं। ये कौन कहते हैं? ओल्ड वुमेन आइलैंड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 7 द्वीपों का जो नगर है ये बंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं से मिलकर के बना हुआ है। 7 टापू को एक द्वीप भी कहते हैं और उसी को हम आइलैंड भी कहते हैं। तो इस तरह से 7 द्वीपों का नगर मुंबई को कहा जाता है और जिन 7 द्वीप है द्वीपों से मिलकर बंबई बना है उसमें 7 द्वीप हमने देखा, एक है बंबई, एक है माही, उसके बाद मडगांव, उसके बाद वर्ली, ये वर्ली नहीं वर्ली, उसके बाद परेल, उसके बाद कोलाबा और उसके बाद ओल्ड वुमेन आइलैंड। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 आइलैंड से मिलकर के ये बना। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना है वो 1872 ईस्वी में हुई थी। आपको बहुत जगह गाइड वगैरह में 1871 ईस्वी में आपको लिखा आपको मिलता है, लेकिन 1871 गलत है, 1872 आप ईस्वी आप इसको कंफर्म कीजिएगा। और ये जो जनगणना हुआ था उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड
म्यो, इन्होंने राजस्थान में शाही परिवार की लड़कियों और अंग्रेजों की जो लड़कियां थी उनको पढ़ने के लिए राजस्थान के अजमेर में एक म्यो कॉलेज का भी स्थापना इन्होंने किया था। तो यह जो 1872 की जो जनगणना है इसको अखिल भारतीय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1881 में अखिल भारतीय जनगणना हुई पहली बार, और 1881 में जो हमारा जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था रिपन। ये लॉर्ड रिपन जो था, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में अखिल भारतीय जनगणना हुई थी, और तभी से यह नियम बन गया कि हर 10 साल पर अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना की जाती है। तो इस तरह से याद रखिए कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, अगर उसमें 1881 से अगर इसमें ऑप्शन रहता तो हम 1881 पर टिक मारते, लेकिन चूंकि 1881 नहीं है इसलिए हम जो पहली जनगणना है वो 1872 ईस्वी में हुई थी, इसलिए 1872 को नियम ठीक लगाएंगे। तो चलते हैं आप अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला जो हमारा प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये सबको जानते हैं कि ये गांधी जी ने दिया। गांधी जी ने कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ दिया था? मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में अपने भाषण के दौरान दिया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो भारत के स्वतंत्रता का आंदोलन है उसका नेतृत्व महात्मा गांधी और भी भारत के कई नेता थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, सभी अपने अपने क्षेत्र में इस स्वतंत्रता के लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे। और उसी समय 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव पर कई नेता इकट्ठा हुए थे, और उसी समय महात्मा गांधी ने ये जो सभा चल रही थी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में चल रही थी, और इसी दौरान 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने इसे नारा को दिया था, करो या मरो, डू और डाई का नारा था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तो इस तरह से करो या मरो का कंसेप्ट क्लियर हुआ। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें भी गांधी का नाम आएगा कि गांधी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो इसको भी गांधी ने किया था। और ये दांडी यात्रा जो है ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, और आपको 6 अप्रैल 1930 तक यह यात्रा चली थी। यह यात्रा, ये जो यात्रा है ये आपको कब से शुरू हुआ था? ये यात्रा हमारा स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। और यह जो आंदोलन था
उस आंदोलन का एक भाग था और वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग था। इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कई मुद्दों पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में उनके जो विश्वस्त स्वयं सेवक थे महात्मा गांधी के, वे कई कड़ी में अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। जैसे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार, विदेशी अदालत का बहिष्कार। तो उसी कड़ी में इन्होंने ये इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है दिल्ली यात्रा, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी ने नमक कानून बोला था, इसलिए इसको या इसी को हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो ये 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक चला था यह यात्रा। और ये जो यात्रा थी ये लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा थी, पैदल यात्रा थी। 240 मील, अगर मील में क्वेश्चन पूछता है तो 240 मील, या इसी को हम 390 किलोमीटर में पूछता है तो 390 किलोमीटर हम याद रखते हैं। और ये दूरी कहाँ से कहाँ तक की थी? तो ये गांधी जी जैसा कि आप जानते हैं साबरमती आश्रम में रहते थे। यहाँ से प्रारंभ हुई थी और दांडी नामक स्थान पर यह यात्रा समाप्त हुई थी। और ये जो दांडी और साबरमती है ये दोनों गुजरात में स्थित है। और दांडी को पहले नौसारी के नाम से जाना जाता था। ये जो दांडी है इसको नौसारी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर महात्मा गांधी अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ इस यात्रा का प्रारंभ किया। तो 78 स्वयं सेवक जो है महात्मा गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल थे। और ये 240 मील यानी 390 किलोमीटर साबरमती से पैदल यात्रा करते हुए और इतनी दूरी तय करके ये दांडी नौसारी पहुंचे थे। और वहां पर एक मुट्ठी नमक उठा करके, नमक बना करके और नमक कानून को जो है उन्होंने तोड़ा था। और इसी यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, या इसको नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक भाग है। और ये ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व कहते हैं, भारत के कई हिस्सों में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रही थी, उसका एक सिर्फ भाग है। और अलग अलग भागों में अलग अलग कई नेता थे, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। जब दांडी यात्रा पर हम लोग या ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम अलग एक पार्ट के रूप में पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि कहाँ कौन इसका नेतृत्व कर रहे थे। क्योंकि अब PYQ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इससे हमें एक संक्षेप में एक कंसेप्ट को समझना, ताकि और भी इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछ दे कि महात्मा गांधी ने कितने स्वयं सेवकों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। और उसमें 4 विकल्प दे दे, उसमें से 78 आपको याद रखना होगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की? तो साबरमती आश्रम से प्रारंभ की। तो इससे कई प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। और इसके वजह से जब हम इस प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से अगर हम कुछ लिखते हैं तो आप लोग भी अपने कॉपी पर इसका नोट्स जो है वो बनाते चलिए। नोट्स बनाते चलने से क्या होगा कि फिर आगे कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो इस तरह से हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब 1917 ईस्वी। तो अब हम इसको जानेंगे कि आखिर चंपारण आंदोलन है या इस चंपारण आंदोलन को सत्याग्रह भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह इसको कहा जाता है। और चंपारण सत्याग्रह इसको कहा जाता है। और ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो कुछ जो अंग्रेज कुछ अंग्रेज बगान मालिक थे, अंग्रेज बगान मालिक। तो ये क्या करवाते थे कि चंपारण के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। क्योंकि अंग्रेज सफेद सूती कपड़ा बहुत पसंद करते थे और सफेद सूती कपड़ा को नील में जब वो नील एक प्रकार का उससे रंग बनता था, तो उसमें जब उसको मिला देते थे, उस रंग में जब उसको धो देते थे, तो उसके बाद वह कपड़ा है वो बहुत खूबसूरत लगने लगता था और इसकी बहुत मांग थी यूरोप में, इंग्लैंड में। तो इसलिए अंग्रेज जो थे वो नील का बगान लगवाते थे, नील का खेती करवाते थे। और इसके लिए चंपारण के जो किसान थे उनको बहुत कम मूल्य पर ये आंदोलन का कारण है कि कम मूल्य पर ये नील की खेती करवाते थे। बहुत कम मूल्य देकर और नील की खेती करवाते थे और मजबूर करते थे और एक नियम भी बना दिए थे जिसको कहा जाता है तिलकठिया प्रथा। तिलकठिया प्रथा ये क्या है? तो एक बीघा अगर किसी चंपारण के किसान के पास अगर जमीन है तो उसमें से जबरन उन्हें 3 कट्ठा भूमि पर नील की खेती करनी पड़ती थी। क्योंकि आज के जैसे हम लोग खेतों में जो खाद उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, तो उस जमाने में खाद उर्वरक लोगों के पास उपलब्ध नहीं था, उसका फैक्ट्री वगैरह नहीं था। एक तो गोबर से और साधारण जो खाद वगैरह होते थे उसी से वे अपना फसल उगाते थे, इसलिए आज के जैसा उपज देता नहीं था खेत। तो अब जो भी खेत था उससे वो खाद्यान्न उगाते थे, अपने खाने पीने की चीजें उगाते थे। उसमें जबरदस्ती जब 3 कट्ठा जमीन हड़प के जबरदस्ती एक कानून बना दिया कि हाँ इसमें नील का खेती तुम्हें करना है, मजदूरी की मूल्य भी कम देते थे और जबरदस्ती करते थे। तो इससे जो है चंपारण के किसान जो है वह बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और परेशान होकर एक वहाँ के नेता थे, किसानों के नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया। गांधी उसी समय अफ्रीका से आए थे। गांधी को निमंत्रण दिया। गांधी आए, गांधी को मौका मिला क्योंकि गांधी जी के जीवन का यह पहला सत्याग्रह था और उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत है वह चंपारण से किया था और उनको पूरी तरह से इसमें सफलता मिला था। और जब लोगों को पता चला कि महात्मा गांधी आ रहे हैं चंपारण, ब्रिटिश जो बगान मालिक है जो नील की खेती जबरदस्ती करवा रहे हैं, तो उनके साथ कई नेता जो है शामिल हो गए। उसमें राजेंद्र प्रसाद है, उसमें जो शामिल